Hello everyone, welcome to our channel Skill Book. Myself Lalita, instructor of Employability Skills. आज हम Employability Skills के मॉड्यूल लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन should be provided in the factory if workers are more। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फैक्ट्री एक्ट जो 1948 एक्ट है उसमें कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है जहां पर वर्कर्स की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। तो सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 250। अगर किसी भी फैक्ट्री में 250 वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन्स इज। इसका मतलब है कि जिन फैक्ट्रीज के अंदर वुमेन्स काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वर्किंग टाइम को लेकर। ऑप्शन ए बिफोर 5 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, ऑप्शन बी बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, ऑप्शन सी बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 8 PM, ऑप्शन डी बिफोर 7 AM एंड बियॉन्ड 8 PM। तो आपको बताना है कि कौन सा टाइम महिलाओं के लिए दिया जाता है जिस टाइम के बीच में उनके वर्किंग आवर्स होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, यानी कि किसी भी महिला श्रमिक को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच का कोई भी टाइम उसके काम का हो सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन, यानी कि फैक्ट्री एक्ट के तहत किसी भी वर्कर के लिए वीकली आवर्स कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए 60 आवर्स, ऑप्शन बी 50 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी 40 आवर्स। तो ये तो सभी को पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका वीकली आवर्स कितने घंटों का बनता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 48 आवर्स, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हम देखें तो वो दिन में 8 घंटे उसके वर्किंग आवर्स होते हैं और 8 घंटों के हिसाब से अगर हम 6 दिन का लगाते हैं तो 6 इंटू 8 यानी कि 48। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द
एक्सपेंशन ऑफ ILO। यहाँ पर आपको ILO का फुल फॉर्म या विस्तारित रूप बताना है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। बताइए इसका सही आंसर। ये तो आप बहुत जगह सुनते भी हैं हम और देखते भी हैं कि ILO की फुल फॉर्म क्या होती है। यस, मोस्टली बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। What is the minimum percentage of employees' contribution from the basic salary as per EPF Act 1962? ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है कि परसेंटेज बताना है कि EPF में कितना परसेंटेज कटता है। तो इसमें ऑप्शन ए है 8.50%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 12.50%। बताइए कितना परसेंट कटता है EPF में। किसी भी सैलरी का जो बेसिक है या कितना सैलरी के जो बेसिक का है कितना परसेंट EPF में कटता है। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यस, सही ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि 12% EPF में किसी भी व्यक्ति की सैलरी से कटते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। Which amount does include in wages amount as per Payment Wages Act? यानी कि पेमेंट वेजेस एक्ट के तहत कितना अमाउंट इंक्लूड किया जाता है या कौन सा अमाउंट इंक्लूड किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है डियरनेस अलाउंसेस, ऑप्शन बी एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ऑप्शन सी any remuneration payable in respect of overtime, option D any remuneration payable under any award। बताइए इसका सही आंसर क्या है। कौन सा अमाउंट इंक्लूड किया जाता है। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि महंगाई भत्ता। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, इसका मतलब है कि कौन सा फैक्टर है जो कंसर्न ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से नहीं है। ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी वेलफेयर, ऑप्शन डी सैलरी। कौन सा है जो हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है या कंसर्न नहीं है। यस, इसका सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है सैलरी, यानी कि सैलरी हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में नहीं आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which one of the following is an air pollutant? इनमें से कौन सा जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए इसका सही आंसर क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स। ठीक है, यानी कि कौन सी स्कीम जो प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस जो वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन ए है इसमें फैक्ट्रीज एक्ट, ऑप्शन बी प्लांटेशन लेबर एक्ट, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ऑप्शन डी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या है। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। When was वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1973। सभी जानते हैं वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है वो कब लागू किया गया था। जब हमें एक्ट पढ़ाया जाता है तो वो उसी नाम से फेमस भी होता है। तो इसका सही आंसर है, यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1924। जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो 1924 में लागू किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ESI Act does not apply to employees who are। इसका मतलब है जो ESI Act है उसमें जो क्या चीज़ है जो अप्लाई नहीं की जाती है, यानी कि कहाँ पर वो अप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन ए है वेयर हाउस एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी members in armed force, option C residential hotel employees, option D printing establishment employees। तो कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। ये सही एक्ट है, कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। यस, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मेंबर्स इन आर्म्ड फोर्स, यानी कि जो लोग आर्म फोर्स में काम करते हैं या उसके मेंबर होते हैं उन पे ESI एक्ट लागू नहीं होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO। यहाँ पर आपको ILO की फुल फॉर्म बतानी है या उसका विस्तारित रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो इसका तो सभी को पता होगा सही आंसर क्या है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज अप्रेंटिस एक्ट इनेक्टेड। मीन्स कि जो अप्रेंटिस एक्ट है वो कब अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1950। तो बताइए कौन सा सही आंसर है। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1961। थैंक यू।